नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है छपरा में। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में ठुमका लगाए जाने का मामला आया था, जो अब राजभवन तक पहुंच गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने इस पर संज्ञान लिया है। 3 दिसंबर यानी भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर राजेंद्र कॉलेज के स्टाफ और प्रोफेसर ने फिल्मी गानों पर डांस किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यपाल ने पूरे मामले को गंभीर बताया है। पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को जांच का जिम्मा इस मामले में सौंपा गया है और 2 दिनों में इसकी रिपोर्ट सौंपनी है और इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत बंद की। कल यानी मंगलवार को अगर आप बिहार झारखंड में रहते हैं तो अपना प्लान बनाने में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा बदलाव कर दें, क्योंकि कल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया है और किसानों के आंदोलन की आग पर सियासत अपनी रोटी सेकने में जुट गई है। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। आठ दिसंबर यानी मंगलवार को किसानों का भारत बंद है और एक बार फिर बिहार की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लपकने के मूड में है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का। जहां तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, इनमें से एक भी विपक्षी दल का ना तो कोई किसान संगठन है, ना किसान मांग पत्र है। ये रस्म अदायगी करने के लिए और किसानों के बने बनाए आंदोलन में कूदने के लिए आतुर हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। आरजेडी और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरजेडी कांग्रेस को किसानों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो बस किसानों के बहाने सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई तो सीधे पूंजीपति वर्सेस गरीबों के बीच की लड़ाई है, किसान मजदूरों की लड़ाई। तो उनके कहने से क्या होगा, उनके अलग हटने से उनका कोई समर्थन थोड़ी है। इन लोगों को लग रहा है, और किसान साथ भी दे रहे हैं मोदी जी को, मजदूर भी साथ दे रहे हैं, किसान भी साथ दे रहे हैं। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि हमारी राजनीतिक खेती खत्म हो रही है, तो अब अपनी राजनीतिक खेती ठीक करने के लिए किसानों की खेती को ये चौपट करना चाहते हैं। बिहार में किसानों के बहाने सियासत तब तेज हुई जब राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर किसानों से जमीन लिखवा लेते थे, वो पहले किसानों की जमीन लौटाएं, फिर समर्थन की बात करें। विपक्षी सहयोगी पार्टियों को यह दबाव देना चाहिए कि तेजस्वी यादव आप नेता हैं, तो कम से कम आपके नाम पर जो किसानों की जमीन ली गई है वो किसान करा रहे हैं, वो कूली बन गए, कूली रेलवे में, तो कम से कम वो कूली जो बने हैं तो उनकी भावना आहत है, तो जमीन लौटा दे। और तेजस्वी यादव तब निकले, अब मचिया लेके निकलेंगे, बिना मचिया के लेके निकलेंगे, क्योंकि अब मचिया उनका आधार हो गया है। नीरज कुमार के हमले से तिलमिलाए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू की सियासी जमीन खिसक गई है, इसलिए अब जेडीयू के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारा जमीन राजनीतिक बचा हुआ है, लेकिन जिनको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया, वो देखे कि आखिर जमीन उनको राजनीतिक जनता क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में न तो बिहार के किसान शामिल हैं और न ही बिहार के किसानों ने कृषि बिल को लेकर कोई विरोध जताया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन कर इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। किसानों का समर्थन कितना मिलता है, ये दिखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बंद के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो जारी रहेंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, मेडिकल स्टोर्स आपके लिए खुले रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दवाएं ले सकते हैं मेडिकल स्टोर जाकर। अस्पताल भी सामान्य दिनों की तरह
खुले रहेंगे, इसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी। शादियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी, शादी समारोह पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो तमाम चीजें होंगी वो बंद होगा। तो कल किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बंद पर सियासत के बीच आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कल क्या कुछ बंद रहेगा। तो हम आपको बता दें कि 3 राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। इसके अलावा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा किसानों का। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजें, दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी, मतलब कल आपको जरूरी सेवाओं की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी कर लें। इधर कल किसानों के भारत बंद को आरजेडी और कांग्रेस समेत बिहार में कई पार्टियां समर्थन दे रही हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि जिन्होंने खुद नौकरी के बदले जमीन हथिया ली, वे किसानों के हक की बात करते हैं। संजय जायसवाल ने कांग्रेस को 2019 के मैनिफेस्टो की भी याद दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल ने जिनके अध्यक्ष केवल किसानों से नौकरी देने के नाम पर जमीनें लिखवाने का काम किए हों और जिन्हें खुद नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, जबकि मैं आप सबों के सामने बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे। और आप जरा इस खबर को समझिए। देश में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए बंद बुलाने का अधिकार है। संविधान की धारा 19 के तहत हर नागरिक को विरोध जताने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में भारत बंद से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है और आप इकोनॉमी आपकी कितनी पीछे चली जाती है? दरअसल सीआईआई के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है। एक दिन के बंद से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद भी नुकसान जारी रहता है, चलता रहता है। बंद की वजह से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, ध्वस्त कर दिया है। लिहाजा भारत बंद के ऐलान से पहले एक बार देश हित में जरूर सोच लेना चाहिए कि देश के लिए यह कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुशील मोदी की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राज्यसभा में निर्विरोध चुने जाने के बाद सुशील मोदी बिहार की सियासत में नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया है। मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। तो मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता रहूंगा और बिहार के विकास में जो कुछ योगदान देना संभव होगा मैं करूंगा। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। ये तस्वीर गवाह है सुशील मोदी के उस गौरव का जिन्हें भारत के चारों सदनों का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला। विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा सदस्य बने सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। हालांकि बिहार बीजेपी से सुशील मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूंगा। सोमवार को सुशील मोदी राज्यसभा उपचुनाव के निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। जब सुशील मोदी राज्यसभा सांसद बनने का सर्टिफिकेट ले रहे थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी विधानसभा में मौजूद रहे और सुशील मोदी को जीत की बधाई दी। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। हम अपने नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी को
राज्यसभा के रिक्त पद पर उनके निर्वाचित होने पर हम हृदय से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास को बेहतर ढंग से दिल्ली में रखने का काम करेंगे। सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए थे। 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2005 में बीजेपी विधान मंडल दल का नेता चुने जाने के बाद लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया और बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। अब राज्यसभा सांसद बनकर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आइए जानते हैं सुशील मोदी ने कैसे सियासी फलक पर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल सुशील मोदी तीसरे ऐसे नेता बन गए जो सभी सदनों के सदस्य रहेंगे। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। चारों सदन के सदस्य के तौर पर लालू प्रसाद यादव का नाम शुमार है। चारों सदनों के सदस्य बनने वाले नेताओं में नागमणि का नाम भी शामिल था। अब सुशील कुमार मोदी सभी सदनों में बैठने वाले तीसरे नेता बिहार के बन गए हैं। तो इस तरह से बेहद खास और बेहद ऐतिहासिक हो गया है सुशील मोदी का राज्यसभा जाना। और अब बात बिहार के वैक्सीन प्लान की। भारत की वैक्सीन से नहीं बचेगा कोरोना। आने वाली है कोरोना की दवाई। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। कोरोना वाली वैक्सीन का इंतजार। बिहार कितना है तैयार? तो जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, उसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने 2 दिन पहले सुना दी। बस इंतजार है उस घड़ी का जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि क्या है बिहार का वैक्सीन प्लान? वैक्सीन के रखरखाव के लिए बिहार कितना तैयार? ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहां पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए आज न्यूज 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं
तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है, एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे नई मशीनें और आएंगी और यहाँ पे लगाई जाएंगी। दरअसल भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें -20 डिग्री के तापमान की जरूरत है। फाइजर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस है। हमारे यहाँ जो WIC बोलते हैं, जिसमें कि वॉक्ड इन जो कूलर, जिसमें कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो दवा वैक्सीन आने वाली है कोविड की, उसको भी 2 से 8 डिग्री पर ही रखना है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है। और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे, उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज से आता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ, उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का, वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।